एक 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति आगरा शहर के निवासी हैं जिनका नाम बाबू राम है और वह मिलिट्री से रिटायर थे। उनके पद के बारे में मुझे पता नहीं, पर यह मालूम था कि वह किसी अच्छी पोस्ट से ही रिटायर हैं। वह अपनी पत्नी शांति जी के साथ रहते थे। वैसे उनकी 5 बेटियां हैं, पर सभी की शादी हो चुकी है और सभी अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हैं। उनकी 2 बड़ी बेटियों का ससुराल आगरा शहर में ही है, जिनका आना जाना बाबू राम जी के यहाँ होता रहता है, और बाकी 3 बेटियों की ससुराल आगरा से बाहर है और उनका अपने मायके में आना साल में 1 बार ही होता है। सभी लोग अपनी ज़िंदगी में अपनी अपनी जगह खुशी से रहते हैं। बाबू राम जी और उनकी पत्नी शांति अपना जीवन यापन बाबू राम जी की पेंशन से ही करते हैं और अपनी पेंशन से वह दोनों ही बहुत ही अच्छे से जीवन जीते हैं। उन लोगों को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। दोनों ही पति पत्नी अपनी अपनी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर कहते हैं ना कि वक्त के आगे किसका जोर चला है। एक दिन अचानक ही बाबू राम जी की पत्नी शांति जी का रात को सोते सोते ही स्वर्गवास हो जाता है। बाबू राम जी के बुढ़ापे का सहारा अचानक ही छूट जाता है और इस बुढ़ापे में वे बिल्कुल ही अकेले हो जाते हैं। शांति जी के गुजर जाने के बाद उनकी सभी बेटियों को बाबू राम जी की चिंता सताने लगती है कि इस भरे संसार में वे सब अकेले कैसे रहेंगे। उनके खाने पीने, उनके दवा दारू और उनका कौन ध्यान रखेगा। काफ़ी कुछ सोच विचार के बाद उनकी सबसे बड़ी बेटी सीमा ये निष्कर्ष निकालती है कि उनके पास एक परमानेंट बाई का इंतज़ाम कर दिया जाए, जो उनका और घर का, उनके खाने पीने सभी बातों का ध्यान रखेगी। सभी लोगों को उसकी बात सही लगी और 2-4 दिनों के अंदर ही बाई का इंतज़ाम भी कर दिया जाता है। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद सभी लड़कियां अपने अपने घर वापसी कर लेती हैं। आखिर वह भी कब तक रुक पाएंगी। सभी की अपनी अपनी गृहस्थी है। अब बाबू राम जी अपने घर में बिल्कुल ही अकेले हो गए थे। उनसे बात करने वाला, उनके सुख दुख सुनने वाला अब उनके पास कोई नहीं था। बाई भी उनका काम करती और अपने में मस्त रहती थी। वैसे भी उसे उनके खाने पीने आदि का ध्यान रखने के लिए रखा था, ना कि उनके सुख दुख बांटने के लिए। शांति जी के जाने के बाद शुरू में तो दोस्त और रिश्तेदार मिलने आते थे, पर अब उस बूढ़े व्यक्ति के पास समय खराब करने कोई नहीं आता था। बाबू राम जी भी अब अपनी परिस्थिति से ऊब गए थे। उन्होंने बाहर आना जाना बंद कर दिया था। शांति जी के जाने का उन्हें इतना सदमा था कि वह अब ना किसी से बात करते थे, ना ही किसी के पास जाते थे। बस कभी कभार किसी को फ़ोन आ जाता तो उनकी बात हो जाती थी। ऐसे ही गुजर रहे थे। बाहर से उन्हें देखने पर यही महसूस होता था कि वह अब अपनी दुनिया में खुश हैं। वह बात अलग है कि शांति जी का उन्हें दुख है, पर हकीकत उसके विपरीत ही। बाबू राम जी की तबीयत अब अकेले रहते रहते बहुत ख़राब रहने लगी थी। इतनी ख़राब कि उनके बिस्तर पकड़ने की नौबत आ गई थी, क्योंकि उनके पास बात करने वाला, उनके सुख दुख बांटने वाला कोई नहीं था और इस बात से वे मन ही मन घुटते जा रहे थे। बाबू राम जी की बेटियों को उनके बीमार होने की खबर मिली तो 5 बेटियां उनसे मिलने चली आईं और बीमार पिताजी को देखकर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे सब क्या करें, कैसे उनका ख्याल रखें। सभी की अपनी अपनी गृहस्थी थी, तो कोई भी हमेशा के लिए उनके पास नहीं रह सकता था, पर कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना ही था। बहुत कुछ विचार विमर्श करके सभी बेटियों की सहमति ने सब इस नतीजे पर पहुँचे कि अब से पापा हर किसी के घर 2-2 महीने के लिए उनके साथ रहें और उनके इस घर को बेच दिया जाए, जिससे उनकी देखभाल हो जाएगी। और उनके इसलिए गए फैसले में उन सभी बेटियों के पतियों ने भी अपनी अपनी सहमति दी। सभी ने यही कहा कि पापा की भलाई इसी में है कि वह हम सबके साथ रहें, जिससे वह खुश रहेंगे तो जल्दी अच्छे हो जाएंगे। घर को बेचने वाली बात बाबू राम जी को बताई गई। इस बात को सुनकर उन्हें थोड़ा दुख लगा
क्योंकि उस घर में उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बिताई थी। उस घर में अच्छे बुरे सब दिन देखे थे, इसलिए उस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जाना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। पर सबकी सहमति के लिए गए फैसले को मानने के अलावा बाबूराम जी के पास और कोई चारा भी तो नहीं था। उन्होंने बुझे हुए मन से सोचा कि अकेले रहने से तो ये ही अच्छा है, कम से कम मेरे से बात करने वाला तो कोई होगा। बाबूराम जी का अपना बरसों पुराना घर, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी काटी थी, उसे आनन फानन में बेच दिया गया। उनकी सहमति ली गई, पर बहुत ही बेमन से उन्होंने उस घर को बेचने की हामी भरी। उस घर को बेचने के बाद बाबूराम जी की सबसे बड़ी बेटी सीमा ने उन्हें अपने साथ चलने को कहा। बाबूराम जी भी उसके साथ जाने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गए थे। बुढ़ापा शरीर था उनका और उन्हें देखने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए वे जाने को राजी हो गए थे। हालांकि आगरा को और अपने घर को छोड़ना उनके लिए आसान नहीं था। सीमा के घर 2 महीने गुजारने के बाद वह उससे छोटी बेटी अंजू के घर जाने वाले थे और ऐसे ही करके एक एक बेटी का नंबर उसके पैदा होने के हिसाब से आने वाला था और बाकी बचे 2 महीने वह अन्य दोस्तों और रिश्तेदारों के यहाँ बिताने वाले थे, क्योंकि साल तो 12 महीने का होता है ना, और कोई भी ज़्यादा रखने के लिए राजी नहीं था। बाबूराम जी भी खुशी खुशी सीमा के साथ मथुरा रहने के लिए चले गए। वहाँ पर पहुंचकर सीमा के बाकी घर वालों ने बड़े ही प्यार से उनका स्वागत किया। उसके बच्चों ने भी नाना जी कहकर उनके आने की खुशी जाहिर की। बाबूराम जी उनके इस तरह से किए गए अपनेपन और प्यार को पाकर बहुत ही खुश हो गए थे। वे मन ही मन सोचने लगे कि अकेले पड़े रहकर जीवन काटने से तो यहाँ सबके साथ रहना अच्छा है। सीमा ने बाबूराम जी को रहने के लिए घर में एक अलग से कमरा दिया। उनकी ज़रूरत की सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर उनके कमरे को उनके हिसाब से व्यवस्थित किया गया। कमरे में ही अटैच बाथरूम था, जिससे उनको कोई भी तकलीफ़ ना हो। बाबूराम जी भी उसकी की गई सारी व्यवस्था को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मन ही मन सीमा और उसके परिवार को बहुत आशीर्वाद दिए। उन्होंने मन में सोचा कि चलो कम से कम आज भी इस बूढ़े व्यक्ति की किसी को ज़रूरत है, उसे भी प्यार करने वाला, ध्यान रखने वाला कोई है। बाबूराम जी का मन सीमा के घर में उसके और परिवार के सभी लोगों के द्वारा दिए गए अपनेपन में लगने लगा था और उनकी तबीयत में भी धीरे धीरे सुधार होने लगा था। बाबूराम जी के नाती पोते भी उनका बहुत ध्यान रखते थे। सबके साथ खाना पीना, उठना बैठना, सभी के कामों में उनका सहयोग करना, इन सभी बातों से वह बहुत खुश रहने लगे थे। उनकी दूसरी बेटियों का भी फ़ोन आता था और वह सभी से सीमा के घर अपने खुश रहने की बात करते थे। अब तक बाबूराम जी को सीमा के घर रहते हुए 1 महीना गुजर गया था, परंतु बाबूराम जी का मन सीमा के घर अब नहीं लग रहा था। बाबूराम जी मन ही मन अपना घर, अपने आस पड़ोस, रिश्तेदार, दोस्त और सबसे ज़्यादा अपनी पत्नी शांति को याद किया करते थे। वे किसी से कुछ कहते नहीं थे, पर मन ही मन वहाँ पर घुटन महसूस करने लगे थे, क्योंकि सीमा और उसके बच्चे बाबूराम जी से अब वैसा व्यवहार नहीं करते थे जैसे वह बाबूराम जी के घर आने पर शुरू में किया करते थे। ना ही सीमा के पति बाबूराम जी की इज्जत किया करते थे। एक दिन की बात है, जब बाबूराम जी अपने कमरे में बैठे पूजा पाठ कर रहे थे कि तभी सीमा उनके कमरे में आकर उनके पलंग पर उनके पास ही बैठ गई और उनके पाठ खत्म होने का इंतज़ार करने लगी। उसे देखकर बाबूराम जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि आज कहाँ से इस बूढ़े की याद आ गई। उन्होंने सोचा कि आज कैसे सूरज पश्चिम में निकल आया, क्योंकि बाबूराम जी के बहुत बुलाने पर भी उनके पास नहीं आती थी, कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल जाती थी। उन्होंने सोचा कि ज़रूर इसे मुझसे कोई काम है। बाबूराम जी ने अपना पाठ खत्म किया और सीमा से कमरे में आने का कारण पूछा। सीमा कई तरह की मीठी मीठी बातें करने लगी, पर बाबूराम जी ने उसे टोकते हुए सीधे मुद्दे की बात पर आने को कहा, क्योंकि उसकी बात से वह समझ रहे थे कि वह कुछ कहना चाहती है।
सीमा ने भी बाबूराम जी के कहते ही बिना समय गंवाए अपनी बात को कहना शुरू किया। सीमा ने कहा कि अनिल, जो सीमा के पति हैं, वो कह रहे थे कि आपको किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि अनिल ये कमरा किराए पर देना चाहते हैं, जिससे घर में थोड़ी ज़्यादा आमदनी होने लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं घर का खर्च भी बढ़ गया है। सीमा के ऐसे कहते ही बाबूराम जी के दिल को ज़ोरों से धक्का लगा, क्योंकि बाबूराम जी अच्छे से जानते थे कि उस घर में कोई भी ऐसा कमरा नहीं है जिसमें उन्हें शिफ्ट किया जाए। वे चुपचाप बैठे सीमा की सारी बातें सुनते रहे। सीमा ना जाने क्या क्या कहे जा रही थी, लेकिन बाबूराम जी का दिमाग तो शून्य अवस्था में चला गया था। थोड़ी देर तक अपने मन में ही कुछ सोच विचार करके बाबूराम जी ने सीमा से बिना कुछ बात को तोड़े मोड़े सीधे ही उस कमरे का किराया बताने को कहा। उन्हें पता था कि वह उनसे कमरे में रहने का किराया चाहती है। सीमा ने भी एक झटके में कमरे का किराया बता दिया और साथ ही साथ खाने पीने का भी पैसा बताते हुए कमरे से बाहर चली गई। बाबूराम जी बहुत देर तक अकेले बैठे बैठे इन्हीं सब बातों के बारे में सोच सोच कर अपनी आँखों को नम किए जा रहे थे। उन्हें अपनी आँखों और अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी अपनी बेटी उनसे ये सब बोल सकती है। वो बैठे हुए सोचने लगे कि वे सब प्यार, वो अपनापन, वो मान सम्मान सब इस बूढ़े आदमी को अपने जाल में फंसाने के लिए दिखाया गया था। बस सोचने लगे कि सीमा अगर मुझसे वैसे ही पैसे मांग लेती तो क्या मैं उसे नहीं देता? आखिर वो मेरी बेटी है, और वैसे भी बेटियों के घर का माँ बाप मरते दम तक पानी भी नहीं पीते हैं, तो क्या मैं रख लेता? मैं तो उसके साथ दुगना व्यवहार करता, पर इस तरह से खाने का पैसा और किराया मांगकर उसने मेरा दिल बहुत दुखाया है। क्या यही दिन दिखाने के लिए मुझे अपने साथ लाई थी? ये सब बातें उनके दिमाग में उधेड़-बुन चल रही थी। आज उन्हें अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी। ये सब सोचते सोचते बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। जैसे तैसे आज बाबूराम जी को सीमा के घर में रहते हुए 2 महीने बीत गए थे। बाबूराम जी का मन अब तक सीमा की तरफ से पूरी तरह से बुझ गया था। वे जल्दी से जल्दी उसके घर से निकल जाना चाहते थे। उन्हें इस घर में 2 महीने से किसी न किसी बहाने अच्छी तरह से लूटा गया था। कभी कुछ मांगकर, तो कभी कोई दुखड़ा रोकर, तो कभी बच्चों के नाम पर। बाबूराम जी को इस घर में पूरी तरह से एटीएम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। बाबूराम जी को अपने खर्च किए गए पैसों का दुख नहीं था, बल्कि उन्हें दुख इस बात का था कि इस घर में उन्हें सीमा के पिता की हैसियत से नहीं, बल्कि किसी किराएदार की तरह से ही रखा गया था। उस घर में अब उनका इतना दम घुटने लगा था कि उन्होंने अपनी दूसरी बेटी अंजू को वहां से ले जाने के लिए कहा। बाबूराम जी के फ़ोन करते ही अंजू और उसके पति सुरेश उन्हें लेने के लिए सीमा के घर पहुंच जाते हैं। वैसे भी वे बाबूराम जी को सीमा के घर पर रहते हुए 2 महीने बीत चुके थे। अब नंबर के हिसाब से अंजू की ही बारी थी। उन्हें रखने की बाबूराम जी भी अंजू के साथ जाने के लिए खुशी खुशी तैयार बैठे थे। वो सोच रहे थे कि कैसे भी करके इस घुटन भरी ज़िंदगी से तो छुटकारा मिले, और वहाँ पर रहूँगा जो कभी कभार कोई ना कोई दोस्त या रिश्तेदार से भी मिलना हो जाएगा, क्योंकि अंजू आगरा में ही रहती थी। अंजू बड़े ही प्यार से बाबूराम जी को अपने घर लेकर आई। अंजू के घर पहुंचते ही उसके बच्चों ने भी अपने नाना जी का स्वागत बड़े ही प्यार से किया। अंजू के 2 लड़के थे। बाबूराम जी के घर पहुंचते ही दोनों भाई उनके आगे पीछे घूमने लगते हैं। दोनों ही नाना जी के घर आने से बहुत खुश थे। अंजू ने भी बाबूराम जी में भी उनकी पूरी सुविधा का ध्यान रखा गया। उनके ज़रूरत का एक एक सामान उस कमरे में व्यवस्थित किया गया, और वह कमरा भी अटैच बाथरूम वाला था। बाबूराम जी ने सब कुछ उसी तरह से उन सभी चीज़ों और इंतज़ामों को देखकर, जिस तरह से सीमा के घर में उन्हें दिया गया था, ना चाहते हुए भी, क्योंकि वह उसका दिल नहीं दुखाना चाहते थे। वह कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। उससे उस कमरे का किराया पूछा। बाबूराम जी ने अंजू से बड़े ही दबे स्वर में कहा कि मुझे पहले ही बता देना बेटा कि खाने पीने का और इस कमरे का कितना खर्चा आएगा, जिससे बाद में किसी को भी कोई तकलीफ़ ना हो।
अंजू ने बाबूराम जी की हैरानी से रोकते हुए कहा, पापा, आप ये कैसी बात कर रहे हो? क्या मैं आपसे यहाँ रहने और खाने पीने का पैसा लूँगी? आप मेरे पापा हो, कोई गैर नहीं, और आप यहाँ पर पूरे मान सम्मान के साथ अपना हक समझ कर रहिए। अंजू ने कहा, पापा, आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं आपसे पैसे ले सकती हूँ? मैं तो क्या कोई भी बेटी अपने माँ बाप से उनके रहने और खाने पीने का पैसा लेगी? उसकी इस बात को सुनकर बाबूराम जी थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने अंजू से मुस्कुराते हुए कहा, किसने कहा कि ऐसा नहीं होता है? मेरे साथ तो ऐसा एक बेटी ने किया ही है। अंजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने बाबूराम जी से साफ साफ सब कुछ बताने के लिए कहा। बाबूराम जी ने जो कुछ भी सीमा के घर सहा, जो कुछ भी उनके साथ घटा, वे सारी बातें क्रमबद्ध तरीके से अंजू को बताई कि किस तरीके का व्यवहार उनके साथ वहाँ पर किया जाता था। ये सारी बातें बताते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे बहुत दुखी हो गए थे, क्योंकि वे अपने सपने में भी कभी नहीं सोच सकते थे कि उनकी बेटी ऐसा करेगी। उनकी कही गई बातों पर अंजू को विश्वास नहीं हो रहा था। वे सोच ही नहीं पा रही थी कि सीमा ऐसा कर सकती है। उसने सीमा से बातें करने के बारे में सोचा कि सीमा ने ऐसा क्यों किया, पर बाबूराम जी ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा कि बेकार में बात को आगे बढ़ाने से क्या फ़ायदा। अंजू ने उनकी बात को मान लिया और बात को यहीं पर ख़त्म कर दिया। अब बाबूराम जी अंजू के घर बड़े ही सुख चैन के साथ रह रहे थे। उन्हें वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी, ना ही किसी से कुछ शिकायत थी। अंजू के घर पर उनकी ज़रूरत का पूरा ध्यान रखा जा रहा था। धीरे धीरे बाबूराम जी सीमा के घर की विदाई, पुरानी कड़वी बातों को भी अंजू के प्यार और सम्मान से भूलते जा रहे थे। अब उन्हें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं था और ना ही कोई शिकायत थी। अंजू के घर पर भी उन्हें रहते रहते पूरे 2 महीने होने ही वाले थे। बस कुछ ही दिन शेष बचे थे। अंजू के घर पर बाबूराम जी का दिल बहुत अच्छे से लग गया था, पर वहाँ से जाना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि बाप को सभी ने 2 महीनों के लिए ही बांटा था। अंजू के घर से जाने के 2 दिन पहले ही अंजू बाबूराम जी के कमरे में उनके पास आकर बैठ गई, क्योंकि वह उनके साथ समय बिताना चाहती थी। अंजू ने उनके साथ बैठकर नई पुरानी बहुत सारी बातें की और उनके साथ खूब सारा समय बिताया। अंजू के ऐसा करने से बाबूराम जी बहुत खुश नज़र आ रहे थे। उन्होंने अंजू को सीने से लगाकर उसको बहुत सारे आशीर्वाद दिए और ऐसा कहते हुए उनकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। तभी थोड़ी देर बाद अंजू के पति सुरेश भी उसी कमरे में आ गया, जहाँ पर वह दोनों बाप बेटी बातें कर रहे थे। सुरेश के हाथ में एक डायरी थी, जो कमरे में आते ही उसने अंजू के हाथ में पकड़ा दी। अंजू ने उस डायरी को लेकर बाबूराम जी को पढ़ने के लिए दे दी। बाबूराम जी बड़े ही आश्चर्य से उस डायरी को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह डायरी उन्हें क्यों दी गई। उन्होंने डायरी को हाथ में लेकर सुरेश से पूछा कि इसमें क्या है और वह उन्हें क्यों दी गई है, और ये किसकी डायरी है। अंजू ने बाबूराम जी को उसे पढ़ने के लिए कहा। बाबूराम जी ने डायरी को पढ़ने के लिए पन्ने पलटे और एक एक करके उसे पढ़ने लगे। उसे पढ़ते ही बाबूराम जी की आंखें खुली की खुली रह गई और वे कभी डायरी को देखते और कभी अंजू और सुरेश को देखते। डायरी को पढ़ते ही वे जड़त मुद्रा में आ गए। उन्हें एक गहरा सदमा पहुंचा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वे ये सब कैसे और क्यों हुआ। उन्हें इतना सम्मान देने वाला दामाद और इतना प्यार करने वाली उनकी बेटी ऐसा कर सकते हैं। उस डायरी में बाबूराम जी पर जब से उनके घर रहने आए थे अब तक का किया हुआ सारे खर्चे का एक एक हिसाब लिखा हुआ था। एक एक पैसे का हिसाब था उस डायरी में। उनके कमरे की साज सुविधा, उनके कमरे का बिजली का बिल, उन्हें घुमाने फिराने का किया गया खर्चा, आने जाने में पेट्रोल या अन्य गाड़ी का टिकट या खर्चा, फल सब्जी, अनाज, दवा और भी ना जाने क्या क्या, उन सभी का एक एक हिसाब लिखा हुआ था। बाबूराम जी कब कहाँ गए, उन्होंने कितना खर्च किया, सब कुछ तारीख और समय समेत लिखा गया था। ये सब पढ़कर बाबूराम जी के दिल पर बहुत आघात हुआ।
बस समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके साथ ये सब क्या हो रहा है। वे मन ही मन सोच रहे थे कि इन सभी लड़कियों को तो मैंने मकान बिकते ही सब कुछ उनमें बांट दिया था, तो अब इन सबको बूढ़े बाप से क्या चाहिए। वे अपने आप को और अपने कर्मों को कोस रहे थे। बाबूराम जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और अपनी आंखों को पोंछते हुए उन्होंने अंजू से कहा कि मैं तो समझ रहा था कि ये सब प्यार, अपनापन सब इस बूढ़े बाप के लिए है, पर मैं गलत था। ये सब आपके लिए नहीं, उसके पैसे के लिए था। वह रोते रोते अपने संस्कारों को कोस रहे थे। उन्होंने कहा कि शायद मेरी ही परवरिश में कमी होगी, नहीं तो मुझे ऐसे धोखे नहीं खाने पड़ते। अंजू ने बड़े ही इतराते हुए कहा कि इसमें इतना रोने वाली क्या बात है पापा, जब आप सीमा को इतना कुछ दे सकते हैं तो मैंने तो वही मांगा है जो आप पर खर्च किया। जब आप सीमा का घर भर सकते हैं तब तो आपको बुरा नहीं लगा। आज मैंने जरा सा कुछ मांग लिया तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है। आपको इतनी पेंशन मिलती है, थोड़ी बहुत आप हमें भी दे देंगे तो गरीब नहीं हो जाएंगे। अंजू के मुंह से ये सारी बातें सुनकर बाबूराम जी को एक झटका लगा। वे सोचने लगे कि कभी भी इसने जाहिर नहीं होने दिया कि इसके मन में इतना जहर है। बाबूराम जी अब कुछ भी समझने की परिस्थिति में नहीं रह गए थे। अंजू ने बाबूराम जी से कहा, मुझे पता है पापा, आपने कब कब और क्या क्या सीमा को दिया है। उसके बच्चे को कॉलेज की फ़ीस, उन्हें नई मोटरसाइकिल, सीमा को सोने की अंगूठी बनवा कर दी, और मुझे देने में क्या परेशानी है। बाबूराम जी अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि कैसे दोनों बहनों ने मिलकर बाप को लूटने की साजिश रची है। दोनों ने एक दूसरे को बताया कि कैसे लूटा जा सकता है। बाबूराम जी अब अपने सोचने और समझने की शक्ति को खो चुके थे। उनके मन पर एक के बाद एक जख्म बनते जा रहे थे। ये सब बातें बोलकर और बाबूराम जी के हाथ में चेक पकड़ाकर अंजू और सुरेश कमरे से बाहर चले गए। बाबूराम जी को आज अपनी पत्नी शांति की बहुत याद आ रही थी। वे सोच रहे थे कि काश तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाती, और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो इन सभी की बातों में आकर मैंने बरसों पुराना अपना घर बेच दिया। अब मतलब नहीं है। वह सोच रहे थे कि सीमा के घर धोखा खाने के बावजूद भी वह उन्हें साफ कह दिए थे। वह भी अंजू के दिए अपनेपन और प्यार की वजह से उन्हें लगा था कि उनकी बेटी में कोई कमी नहीं होगी। वह तो किसी दबाव में आकर उसने वह सब किया होगा, पर आज अंजू ने तो उनकी पीठ पर छुरा घोंप दिया। उसने दिखावे का नकाब पहनकर उन्हें ऐसे जाल में फंसा दिया जहाँ से तो ना निगलते बने और ना ही उगलते बने। इतना सब होने के बाद उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था कि अब वे क्या करें और कहाँ जाएं। वे सोचने लगे कि अब तो ये जीवन किसी काम का नहीं, उनकी किसी को ज़रूरत नहीं। वे आज बहुत ही दुखी थे। वे ये सारी बातें अपने मन में सोचे जा रहे थे। अब बाबूराम जी को अंजू के घर रहते हुए 2 महीने हो गए थे और उनसे अपनी छोटी बहन निधि को बाबूराम जी को अपने साथ ले जाने के लिए फ़ोन कर दिया था। अंजू के फ़ोन करते ही निधि और उसके पति कमल दूसरे दिन ही सुबह सुबह बाबूराम जी को लेने अंजू के घर पहुंच गए। बाबूराम जी अब निधि के साथ नहीं रहना चाहते थे, पर चाहते हुए भी वह ऐसा कर नहीं पाए क्योंकि उनके पास रहने का दूसरा इंतज़ाम नहीं था। उन्होंने बेमन से निधि के साथ जाने के लिए हामी भरी। वह अब अच्छे से जानते थे कि इसे भी बूढ़े बाप से कोई मतलब नहीं है। बाप के नाम पर आ रही हर महीने की 42,000 रुपये की पेंशन की ज़रूरत है। उन सब बेटियों के लिए बाप उनकी साइड इनकम था, जिसे बस जरा से दिखावे से ही कमाया जा सकता था। ये सारी बातें बाबूराम जी के दिमाग में चल रही थी। सब कुछ जानकर भी वापस करने लायक नहीं थे। निधि के घर रहने के लिए वे अपना सामान लेकर तैयार हो गए। वह गुड़गांव में रहती थी। वे लोग कुछ घंटों का सफ़र तय करके घर पहुंच गए। बाबूराम जी के मन में सोचा कि चलो एक बार फिर से अपने आप को लुभाने के लिए तैयार हो जाओ। सभी के घर की तरह से निधि के घर में भी उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। इस घर में भी बाबूराम जी को बाथरूम अटैच वाला कमरा दिया गया, सभी साज सुविधाओं के साथ। और हाँ,
यहाँ पर एक चीज़ ज़्यादा दी गई थी, वह था उनका नौकर नरेश। नरेश को बाबूराम जी की सेवा के लिए रखा गया था। हालांकि बाबूराम जी ये भली भांति जानते थे कि उनकी तनख्वाह उन्हीं से ही वसूली जाएगी। सब कुछ जानते हुए भी उन्हें ये तसल्ली थी कि कम से कम उनसे बात करने के लिए कोई तो उनके पास होगा। बाबूराम जी ने अपना मन मार कर वहाँ पर रहना स्वीकार कर लिया था। बाबूराम जी के कुछ दिन तो निधि के घर अच्छे से गुजरे, परंतु धीरे धीरे सभी के चेहरे सामने आने लगे। शुरू में तो नरेश उनके साथ ही रहता, उनसे बातें करता। कभी कभार वह घर से बाहर टहलने के लिए जाते तो नरेश उनके साथ ही जाता। बाबूराम जी भी नरेश को अपना अच्छा साथी मानने लगे थे। उन्हें लगता था कि कम से कम वह इस घर में उनके साथ तो अपना दुख साझा कर सकते हैं। पर निधि और कमल धीरे धीरे करके नरेश को बाबूराम जी से अलग करते थे। वह अब बाबूराम जी के साथ कम और उनके घर के काम ज़्यादा किया करता था। बाबूराम जी के पास तो वह अब सिर्फ नाम के लिए ही दिखाई देता था। वैसे भी बाबूराम जी ये तो पहले से ही जानते थे कि ऐसा दिन आएगा उनका यहाँ पर रहते हुए, पर फिर भी उन्होंने यही सोचा था कि जितने दिन अच्छे से निकल जाए तो अच्छा है। कुछ दिन गुजरने के बाद बाबूराम जी ने नरेश को अपने पास कमरे में आने को कहा। नरेश उनके बुलाने से उनके पास आया। नरेश के कमरे में आते ही बाबूराम जी ने नरेश से पूछा कि क्या बात है, अब तो तुम बिल्कुल भी मेरे पास नहीं आते। बाबूराम जी को इतना दिन साथ में बिताने के कारण नरेश से लगाव हो गया था। वह तो उसके साथ अपने सारे सुख दुख बांटने लगे थे, पर नरेश के इस व्यवहार के कारण वे बहुत निराश हो गए थे। ये कहते हुए बाबूराम जी की आंखों से आंसू बहने लगे थे, क्योंकि वैसे भी उनसे कोई पहले ही ज़्यादा बात नहीं करता था। कम से कम नरेश था उनके पास जिससे वे बात कर लेते थे, पर उसने भी उनसे पल्ला झाड़ लिया था। वह उसके इस तरीके से किए गए व्यवहार के बारे में जानना चाहते थे। उनकी इस प्यार और उनकी उदासी को देखते हुए नरेश ने बाबूराम जी को सब कुछ बता दिया कि कैसे निधि और कमल ने उनके नाम का फ़ायदा उठाते हुए उसे अपने काम करने के लिए रखा था। उन्होंने उसे पहले ही बता दिया था कि उस बूढ़े आदमी के साथ बस कुछ दिन बिताना है, उसके बाद उन्हें वही काम करना है जो हम बताएंगे। नरेश की बातों को सुनकर बाबूराम जी को बहुत दुख हुआ। इसके बावजूद भी काम वह उनके लोगों को करता था और तनख्वाह बाबूजी ही देते थे। बाबूराम जी अपने कमरे में बैठे बैठे सोचने लगे कि ये कैसी बेटियां हैं जिन्हें अपने पिता की कोई परवाह नहीं, जबकि सभी को पता है बाप ने उनके घर सिर्फ 2 महीने ही गुजार नहीं, उसके बाद भी वहां आना नहीं जब तक दोबारा नंबर नहीं आ जाता है। और इस बूढ़े बाप का क्या पता दोबारा नंबर आए भी या नहीं, तो 2 महीने तक अच्छे से नहीं रह सकती हैं। वह मन ही मन सोच रहे थे कि किसी ने सच ही कहा है कि माँ बाप बच्चों को एक कमरे में ही अच्छे से पाल लेते हैं, और ये सब बच्चे मिलकर एक माँ बाप को नहीं पाल पा रहे थे। बाबूराम जी के कमरे में बैठे हुए यही सब बातें सोच रहे थे कि इतने में निधि कमरे में आई और उनसे बाबूराम जी को तैयार होने के लिए कहा। बाबूराम जी उससे पूछा कि कहाँ जाना है, पर वह कुछ न बोली और अपने कमरे में चली गई। आखिर निधि बाबूराम जी को कहाँ ले जा रही थी? बेटियों का लालची रूप देखने के बाद बाबूराम जी कौन सा फैसला लेंगे? निधि क्या अपनी बहनों से भी 2 कदम आगे निकलेगी? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला और अंतिम भाग। अगर आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस और नो ज़रूर लिखिएगा, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।